above the sky, a man who has created a way to climb on top of the world. भारत के महान मूर्तिकार श्री राम वंजी सुतार को अलंकृत किया जा रहा है। महाराष्ट्र के धुले में जन्मे विश्व विख्यात मूर्तिकार श्री राम सुतार जी को यह पुरस्कार देना हमारे लिए गौरव की बात है। 93 वर्ष की आयु में उनके अंदर बैठा मूर्तिकार आज भी अपने कला के प्रति निष्ठावान है। 45 फुट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति बनाकर इतिहास रचने वाले मूर्तिकार के दिल में एक तमन्ना थी कि वे कुछ ऐसा करें जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग भारत आएँ। लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच रही कि हम कुछ ऐसा करें कि विश्व के लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, और उसके प्रधानमंत्री जी के सपनों में रंग भरने का काम हमारे मूर्तिकार श्री राम सुतार जी ने किया। आज दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। Ram Sutar Art Creation Private Limited and Ram Sutar Fine Art Private Limited are two companies headed by Ram Vanji Sutar and Anil Ram Sutar. They are globally renowned sculptors whose contribution to the field of monumental sculptures have placed India on the world map. Their expertise, experience, and artistic vision have resulted in some of the most iconic and breathtaking statues ever created. One of their most celebrated creation is Colossal Statue of Unity, a 522 feet high bronze tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India. This engineering marvel stands as the world's tallest statue and has become a global landmark, attracting millions of visitors and enhancing India's cultural pride. The intricate details and lifelike features of the statue showcase the exceptional craftsmanship of Ram Vanji Sutar and Anil Ram Sutar. इस प्रतिमा को निर्माण किया है श्रीमान सुतार जी ने। अब 90 से भी ज्यादा आयु हो गई है, अभी भी काम करते हैं, और वही हमारे सुतार जी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी उन्होंने ही बनाई है। आपको मूर्ति कला में आने की प्रेरणा कैसे मिली? बहुत छोटी सी बात है और विशेष। हमारे घर में गाय भैंस वगैरह रहते हैं, इसके उपलिया होते, उपलिया गांव में उपलिया भेड़ था और कुछ उपली निकालते निकालते एक बिच्छू निकला। बिच्छू ने मुझे काट लिया मगर वो जो गिरा मैं भी उसको मार दिया। और बाद में बिच्छू का सारा रंग देख के, आकार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ उस टाइम 501 नंबर का सोप था, पीला पीला सा। वो सोप के ऊपर हमने वो बिच्छू का आकार दे के बिच्छू ये हो सकता है, मैं सकता हूँ। बिच्छू ने मुझे जो काटा वही मेरे के अंदर ये आर्ट आ गई। कभी कभी आदमी को ठेस पहुँचता है, वो सीख जाता है। इसी तरह से मेरी लाइफ में किसी ने मुझे काटा और हम बहुत कुछ सीख लिया, और आज तक वहाँ से लेके आज तक काम करता रहा। बचपन में स्कूल में गाँव घर में माँ भी दीवार पोतते थी, हम उसके ऊपर ड्राइंग करते थे। उस टाइम याद है तुकाराम रामदास स्वामी पंचांग के अंदर उसको देख के कहता बैल बनाना, कुछ बनाना। ऐसे खेती में भी काम करता था। पिता के साथ में भी काम, कारपेंट्री का कारवत चलाना,
हाथौड़ा मारना, ये सब कुछ हम काम करते थे। माँ के लिए भी हम हेल्प करते थे। जैसे कभी कभी पापड़ बनाते, उस टाइम गोला पाटना, उसको मदद करते थे। तो इससे बचपन से स्कूल में एक टीचर थे ब्राह्मण, हमारा टैलेंट देखे उन्होंने कि हमारे लिए गणेश बना दो। जब हम सेकंड ईयर में थे, हमने एक मिट्टी का गणेश बनाया, और गणेश में कैसे बनाए अभी मुझे याद नहीं। इस तरह से होता है। क्या आपके मूर्ति कला के कोई गुरु थे? नहीं, हमारे पिताजी इतना, उन्होंने भी गणेश का बनाए। काम ऐसा ही होता, सुतार मतलब सब कुछ आता है। आर्किटेक्चर, इंजीनियर, लेबर, ये सब कुछ आर्किटेक्चर सुतार के अंदर आता है। सुतार का मतलब ये सूत्रधार। सुतार में सूत्र क्या चीज? एक सावल होता है, एक नाप होता है पट्टी, तो ये इसके अंदर सूत्र होता है हाथ में। जिसके अंदर सूत्र है वो सुतार हो गया। यस। आपने जब ये मूर्ति कला में अपना करियर शुरू किया, तो इस मूर्ति कला से आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ा? नहीं, ये अंदर वो टैलेंट होता है, वो कभी रुकता नहीं। टैलेंट जो होता है रुकता नहीं, वो पनपते जाता है। हर एक चीज़ में पेट देखता हूँ, पेट का एक तरह का आकार दिखाई देता है मुझे, आदमी का कुछ दिखाई देता है। तो इस तरह से दिमाग में होता है। तो हमारे गांव में स्कूल ओनली 4th तक, 4th। पड़ोस के गांव में 5th, पड़ोस के गांव में 5th किया। उसके बाद धुलिया में 6 लेके मैट्रिकुलेशन तक धुलिया में किया। अच्छा। धुलिया में मतलब हमारे रिलेटिव्स ने, हमने रखा घर में, तो वहीं घर में काम करता था, स्कूल में भी जाता था, इस तरह से। अच्छा, आगे चल के वोटा के फाइनल हो गए धुलिया में। फिर एक गुरुजी थे ब्राह्मण, तो हमारा टैलेंट देख के उन्होंने जब हम अंग्रेजी स्कूल में ये गए ना, तो वहाँ ड्राइंग का घर शुरू हो गया। किसी ने कहा कि अच्छा टीचर जो है वो है, उनका नाम श्री राम कृष्ण जोशी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये सुन के हम उनके पास चले गए और हमारा ड्राइंग भी बताया, उनको बहुत अच्छा लगा। उसने ठीक है आते जाओ, टीचर्स के लिए कुछ बताता होता है, तो वो हम बताते स्कूल बच्चों के लिए, ये टीचर्स के लिए देते थे। उस टाइम हम कुछ टीचर्स के लिए बनाए तो हमें 5 रुपये मिलते थे उस टाइम। इस तरह से जोशी गुरुजी हमने मदद किया। और आगे चल के उन्होंने कहा कि गांधी बनाओ, महात्मा गांधी। तो मैंने महात्मा गांधी 48 में महात्मा गांधी बनाए। वो सीमेंट का बनाया, सीमेंट का वो सीमेंट बनाया, उसी स्कूल में रखा, कॉपी किया। हम जहाँ पढ़ते थे स्कूल में उनको एक दे दिया और दूसरे को दे दिया, इस तरह से। अच्छा, उसकी कॉपी यहाँ है। अच्छा, हाँ, जो आपका शुरुआत, हाँ, कॉपी वहाँ से संचा लेके यहाँ रहा है। अच्छा। उस 48 के पहले वहाँ एक पहलवान का स्टैचू बनाया। जैसे गांव में पहलवान होते हैं, उनके लिए शरीर कैसा होना चाहिए, इसीलिए एक मूर्ति बनाई मैंने। उसकी कॉपी भी यहाँ, हाँ, बाहर है, देखिए वो बाहर। मतलब 47, 48 इस तरह से। फिर बाद में हम स्कूल ऑफ आर्ट चले गए। स्कूल ऑफ आर्ट बाद में? स्कूल ऑफ आर्ट में गए, अभी हमारे कोई तो है नहीं, तो श्री राम कृष्ण जोशी ने, उनके रिलेटिव्स उधर माटुंगा में रहते थे,
तो वहाँ हमारा रहने का माटुंगा में बना दिया, उनके यहाँ रहो। वहाँ से भी स्कूल जाते थे। अच्छा, वो जो है हमारे लिए हर महीने 25 रुपये भेजते थे गुरुजी। पूरे 4 साल तक वो हमें इससे भेजते रहे। हम ये 25 रुपये में काम नहीं होता, मगर हम गणेश के कारखाने में जाके भी काम करते थे। इस तरह से हम दिल पूरा स्कूल अपार्टमेंट टाइम गए। 5 साल का कोर्स 4 साल में किया, क्योंकि हमारे गांधी का काम देखे उन्होंने डायरेक्ट सेकंड में ले लिया। इसी तरह से 5 साल का कोर्स 4 साल में पूरा। उसके बाद हमें बम्बई में जो केव है, एलिफेंटा केव, वहाँ जाके मूर्ति देखते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत मतलब। तो किसी को पता चला कि इसके बारे में आदर होता है। तो औरंगाबाद में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ ने मुझे एलोरा केव्स में काम करने के लिए जगह दी। एलोरा केव्स में वहाँ कुछ टूटी फूटी मूर्तियाँ होगी, उसको रिपेयर करने का काम मुझे मिला। 54 to 58 तक हम एलोरा केव्स में रहे। बाद में हम 59 यहाँ दिल्ली में आ गए। आपने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ क्यों बनाई? इसके पीछे क्या कारण है, या फिर इसके पीछे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? तो ऐसा है कि दिमाग में तो होता ही ये चीज़ें। हम अनिल जब अमेरिका में थे, हम वहाँ गए थे। वहाँ के जो पहाड़ पे मूर्तियाँ बनाई है, 4 बड़े बड़े प्रेसिडेंट के मूर्तियाँ बनाई हैं। तो वो देखे हमें बना कि हम भी इस तरह से काम करेंगे। और सही ये और कोई पहाड़ पे कुछ काम कर रहा था, मैं सोचता कि हम भी इसके साथ जाके काम करूँगा। इस तरह से ही होता रहा। आगे चल के जैसे पेड़ होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं, फूल आते हैं, फूल के रंग आते हैं, खुशबू आता है। इसी तरह से लाइफ में हमारा ऐसा ही रहा। काम करते करते आज जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आप देख रहे हैं, एक तरह का खुशबू है। बड़ी मूर्तियाँ बनाने में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कुछ नहीं, एक आकार होता है, बड़े करने का जो है वो तो ऑटोमेटिक आ जाता है। कोई चीज़ छोटी बनाए तो मोटा बनाने का आँख काम करता है, अपना आँख काम करता है कि किससे कितने बड़ा होना चाहिए। 2 टाइम्स 3 टाइम्स बड़ा करने का ऐसा होता है। मूर्तियाँ बनाने के लिए आपको किस माध्यम का इस्तेमाल सबसे अच्छा लगता है? फिर उसके बाद उस टाइम प्लास्टर आया इटली से। उस टाइम एक घंटी छाप प्लास्टर का डब्बा आता था, घंटी छाप। तो वो हम प्लास्टर इस्तेमाल करते थे। इसके बाद फिर हमारे लोग भी यहाँ के प्लास्टर कैसा बनाना सीख गए। फिर सीमेंट है, फिर दूसरा तो डायरेक्ट कार्विंग का भी काम है। स्कूल में जे स्कूल पार्ट में स्टोन कार्विंग का काम नहीं था, बाद में शुरू हुआ। हम जो थे तो हमने एक कुत्ता किया, कुत्ता स्टोन में कुत्ता का, वो कुत्ता जो कॉपी यहाँ है। अच्छा। और अभी भी लोग देखते हैं जिन्होंने पहले दफ़े ये कुत्ता बनाया, कैसा बनाया, उसके बाल कैसे है, जो बेल्ट होता है बेल्ट के ऊपर बाल आते, बेल्ट के नीचे से भी बाल आते, ये सारे अभी तक लोग आश्चर्य करते। आपको सरदार पटेल की मूर्ति बनाने में किस तरह की चुनौतियाँ आईं? जब महात्मा गांधी का काम पार्लियामेंट में शुरू हुआ,
लोग कहते कि सिर्फ महात्मा गांधी नहीं और भी किसी को बनानी चाहिए। तो सरदार पटेल है, मौलाना आज़ाद है और भी दूसरे लोग हैं, उनकी बनाने का काम शुरू हुआ। तो मैंने सरदार पटेल का भी स्टैचू बनाए पार्लियामेंट के लिए, और भी दूसरे स्टैचूज बनाए। दिल्ली में पहला स्टैचू गोविंद वल्लभ पंत उनका बनाया। तो उसके बाद रफ़ी मत किदवाई, अपना जो एग्रीकल्चर बिल्डिंग है ना, वह रफ़ी मत किदवाई का वहाँ बना। मतलब गोविंद वल्लभ पंत, तो उसके बाद वो स्टैचू बना। अच्छा, ये जो हुआ कि उसी टाइम जो गोविंद वल्लभ पंत का नहीं सरदार पटेल का स्टैचू बनाए, वो 12 फीट का है। वो स्टैचू मोदी ने देखा है और भी किसी से का हेल्प लिया है। कोई एक आर्किटेक्ट था यूरोपियन, मोदी ने कहा कि बहुत सारे स्टैचू किसी ने बनाए, तो कौन सा स्टैचू अच्छा रहेगा मॉन्यूमेंट बनाने के लिए। तो उन्होंने सेलेक्ट किया, राम सुतार ने जो काम किया है सरदार पटेल का, वो अच्छा है। इसी तरह बड़ा बनाने का काम शुरू हुआ। अभी बड़ा बना सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा जो काम किया है सरदार पटेल ने, बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे, एक साथ बनाया। तो ये बहुत बड़ा काम है, ऐसा दुनिया में नहीं हुआ है। इसी तरह से सबसे बड़ी मूर्ति भी बननी चाहिए। अभी बड़ी मूर्ति बनाने का कौन करेगा, क्या करेगा, जल्दी कौन बनाएगा। फिर उसने सर्च किया, ये चाइनीज़ लोग काफ़ी बड़े बड़े बुद्धा का काम करते थे और वहाँ बड़ा बनने का प्रोसेस है, वो है उनके पास। बहुत सिंपल है, जैसे फोटोग्राफ है, हम समझो ये इसका फोटो लिया है तो हम एनालाइज कर सकते हैं कैमरा में। उसी तरह से ये बड़े जो है कोई पार्ट है, वो भी बड़ा बनने का एक मशीन होती है। वो मशीन फिर काम करते बड़ा सही बना। इसी तरह से टुकड़े बना बना के कास्टिंग करके सारे टुकड़े ऑन द स्पॉट चले गए। फिर वहाँ बड़े बड़े इंजीनियर्स वगैरह उनका हेल्प लेके वो सारे टुकड़े एकत्र करके स्टैचू बना। ऐसे करते करते काफ़ी बड़ा काम था। 3.5 साल लगे उसके। सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का राम का भी है। राम की मूर्ति सबसे बड़ी बननी चाहिए। हाँ, बननी चाहिए। तो हमने डिज़ाइन वगैरह किया है, अभी चलता है। अभी उसका तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। हमारे पास बड़ी फाउंड्री है, बड़े बड़े काम होने वाले सब कुछ है सब। मूर्तियाँ बनाने के लिए आपका पसंदीदा माध्यम क्या है? खैर फेवरेट अपनी तो गांधी जी के हो गए। गांधी जी का सबसे फेवरेट। और दुनिया में 450 सिटीज़ में गांधी जी के स्टैचूज लगे। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी देखा था। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो एम्बेसीज में रहता है कुछ टाइम तो वहाँ पर बस गांधी जी का बस रहता बनता है बस, स्टैचू। और नीचे आपका नाम लिखा रहता है, लिखा है मूर्तिकार राम वी सुतार। सुतार। आप जो ये इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हो, तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा या आपको ऐसा लगा कि मुझे बड़ी मूर्तियाँ नहीं बनानी चाहिए और मुझे केवल छोटी मूर्तियाँ ही बनानी चाहिए? कभी फील होता है कि बहुत डिफिकल्टीज आती है जगह के बारे में, कोई पैसे के बारे में, ये कुछ है, बहुत सारे डिफिकल्टी कि क्या बनाने की ज़रूरत थी इतनी बड़ी, इतनी डिफ़िकल्ट, इतना टाइम लगता है, इतने लेबर, मगर करना पड़ता है। एक दफ़े डिसाइड हुआ तो करना पड़ता है। कोई ऐसी मूर्ति जिसको बनाने में आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो? कोई परेशानी हमें नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारा लड़का अनिल, उसके साथ में होने से बहुत अच्छा लगा। वो अपना आर्किटेक्ट में किया है अमेरिका में वगैरह,
वो उनके आने से फिर काफ़ी मदद हुआ है। सर, इस वर्ष 19 फरवरी 2025 को आपकी उम्र 100 साल होने जा रही है। इसी के चलते हुए आपने ललित कला एकेडमी की जो गैलरीज हैं मंडी हाउस पर, वहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव शो लगाया है। तो आपको इस बारे में सुनकर कैसा लग रहा है कि आपकी जो स्कल्पचर्स हैं उनकी वहाँ पर प्रदर्शनी लगेगी? सोचना क्या है, मैं अपनी लाइफ को लट्टू का हिसाब देता हूँ। लट्टू जानते? भौरा। तो इसको ऐसे गिरल पे हम डालते हैं। कितने फेरे हैं, क्या है, खुद डालने के बाद वो अपना गिरते गिरते नीचे ज़मीन आ गई, नीचे भी चले जाएगा, थोड़ी ऊपर थोड़ा सा आएगा, ऊपर भी चला जाएगा, चलते चलते काफ़ी दूर चले जाता। चलते चलते समझो ऐसे समझो ये से चलते, रुकना नहीं, चलते गए, एक जगह आ गए, वहीं अपना ठप हो गए। तो चलती का नाम गाड़ी जो कहते हैं, चलते जाओ तो काफ़ी आदमी दूर चला जाता है। इसी तरह मेरी लाइफ चलते चलते ये यहाँ तक पहुँच गई। हमारे भाग में लट्टू में कितने फेरे डाले होंगे, ये जितना डाले होंगे उतना वहाँ तक जाऊँगा। आपका जो ये काम करने का जुनून है, ये कहाँ से आता है? इसका जुनून कहाँ से आता अच्छा, दूसरी बात ये है, बचपन से जब हम स्कूल में करते थे गांव में, एक ब्राह्मण था, वो उस टाइम सूर्य नमस्कार करता था, सूर्य नमस्कार करता था। तो हम भी उसके साथ करता था। एक है कक्कुट आसन। कक्कुट आसन मालूम है? जी। कक्कुट आसन कोमड़े का आसन। कोमड़ा जैसे पैर में खड़ा होता है ना, अच्छा। तैसे हम ऐसे पैर में करते थे, पैर ऐसे डाल दिया, हम नीचे ऊपर करते, कुक्कुट आसन कहते थे। बचपन से हम यानी योगा का मैं करते आया हूँ, अभी मैं करता हूँ, योगासन करता हूँ। आपको किस तरह का खाना पसंद है? खाना सिंपल होता है, बहुत हेवी ऐसा खाना नहीं होता है। मुझे कुछ मतलब नॉन वेज चाहिए या वेज चाहिए, ऐसे कोई वेज ज़्यादा, कभी कभी थोड़ा सा नॉन वेज घर में जब पकता है थोड़ा खा लेता हूँ, तो सिंपल ही होता है। वेजिटेबल में कौन सी सब्जी पसंद है आपको? खैर विशेष तो दाल होता है। दाल अच्छा होता है। दाल के अंदर फिर जो प्याज लहसुन वगैरह डाला जाता है, मिर्ची डाला जाती है, वो मुझे बचपन से पसंद है। मिर्ची बचपन से पसंद है। अच्छा अच्छा। और नॉन वेज में क्या पसंद है आपको? नॉन वेज ये किचन वगैरह अपना मुर्गा वगैरह घर में करता है। मछली? जो अनिल को जो पसंद है वो भी पसंद कर लेता होगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा हेवी खाना और बहुत ज़्यादा खा लिया, ऐसी ही बात नहीं। अच्छा अच्छा। एक मेरी हैबिट है सिंपल, जो कुछ मिला उसमें खुश रहता हूँ, चाहे खाने में हो या कोई किसी में हो। थोड़ा सा भूख लगी मगर थोड़ा सा भी खा लिया ना, ऐसा लगता है कि पेट भर गया। अच्छा। जो आजकल के नए और युवा मूर्तिकार हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? आजकल कहते हैं कि वैसे बहुत लोग स्टडी करके आए हैं, रियलिस्टिक स्टडी करते करते उनको लगा कि कुछ चेंज बदल हो जाए। तो एक माना आदमी का स्वभाव है कि आज जो खाना खाया कल ज़रा दूसरा बना लिया तो अच्छा रहेगा। ये भी आदमी का एक चीज़ है।
काम करते करते रिलैक्स स्टडी में ज़रा मतलब मेहनत होता है, टाइम लगता है। उसके जगह सिंपल कुछ करने से उनको वो भी अच्छा लगता है। इसको भी हम एक तरह का मॉडर्न आर्ट कहते हैं। अब दूसरा मैं ये कह सकता हूँ, जिन्होंने बहुत कुछ स्टडी किया है और थोड़े से में ऐसा ऐसा करने से इन शॉर्ट तो एक तरह का एक मॉडर्न आर्ट बन जाता है। जैसा एक ग्रंथ आपने पढ़ा, ग्रंथ, और इन शॉर्ट में थोड़े एक दो सेंटेंस में वो किताब में क्या है वो बता दिया। ये भी मॉडर्न आर्ट है। बहुत कुछ स्टडी किया और सिंपल कुछ बना दिया, मॉडर्न आर्ट। आपका कोई ऐसा सपना जिसमें आप और भी मूर्तियां बनाना चाहो? सपना उसे मॉडर्न आर्ट का मेरे पास जो स्केचेस है, मतलब वो जिसके ऊपर से हम बड़े स्कल्पचर बना सकते हैं। मगर आजकल जो हमारे हेल्थ है या मेरे जो उंगलियां हैं ज़रा नाजुक वगैरह हो गए हैं, तो आजकल बड़ा बनाने का नहीं तो बहुत सारे मेरे पास आइडियाज़ हैं, बहुत सारे स्केचेस पड़े हैं। वही स्केचेस देख के कोई बना सकते थे, बहुत कुछ कर सकता है। जब आपने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई तो काफ़ी समय आपने अपने स्टूडियो में दिया होगा। तो उस समय आपने परिवार को किस तरीके से संभाला? वैसे ऐसा एक भाग है हमारे, मतलब मिसेस सिंपल, कोई तकरार करने वाले नहीं। हमने कभी मिसेस से तकरार नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया। उन्होंने भी कभी भाई तुमने ऐसा किया वैसा किया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नेवर डिमांड। एक दफ़े हम ये लोग लक्ष्मी नगर में काम कर रहे थे। एक यमुना एक मूर्ति बना रहे थे काफ़ी बड़ी। तो करते करते काम कर रहे थे, तो एक जल्दी करना था, कुछ मोल्ड करना था, तो सारा दिन काम किया। हम लाजपत नगर में रहते थे, छोटा मकान था, 70-75 किराए का मकान था। वहाँ से साइकिल पे हम प्रगति मैदान में आते थे, समझो। तो हम ये काम कर रहे थे स्टूडियो में, सारा दिन निकल गया, पूरी रात भी निकल गई, हम काम करते रहे। जो देर हो गई, इतनी रात कि हमारे मिसेज के पड़ोस में कहा कि ये अभी तक आए नहीं, ये पता नहीं क्या। फिर पड़ोस वाले ने पुलिस लोग को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो उसका तलाश किया जाए। तो पुलिस लोग आए, तलाश किया, देखा पुलिस ने बताया ये काम कर रहे हैं। उनकी मोटरसाइकिल भी यहाँ है, बता दिया ये इधर ही है। फिर बाद में घर चला गया। तो फिर घर पर तो हमने कभी मिसेज ने कि तुम क्यों नहीं आए, ऐसा है ना, ऐसा कुछ नहीं। आखिर हमारे से बहुत सिंपल था। कभी डिमांड नहीं किया मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ ऑर्नामेंट चाहिए, ये ना, नथिंग, कभी नहीं। आखिर तक लाइफ हमारी सिंपल रही। क्या जीवन में कभी ऐसा समय आया कि आपने सोचा हो कि मैं मूर्ति कला को छोड़ दूं और फाइन आर्ट के किसी दूसरी कला को मैं चुनूं? ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभी हुआ हो ऐसा, कभी दिमाग में आया हो? कभी अभी मैं स्केचेस देखता हूँ लगता है कि कोई इसको साथ को लेके ये बनाऊँ, ऐसे लगता है, क्योंकि अच्छे अच्छे स्केचेस है, उसका यूज़ कर सकते हैं। मगर ऐसा कोई नहीं मिलता, उसे टाइम गुजारना, ये इसको मदद करना, ये काम दूसरा फिर रह जाता, वो रहेगा। तो ये इच्छा होते हुए भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास स्केचेस बहुत है, आप देख सकते हैं।
सर, आपके जीवन के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस 100वें साल पर आप दूसरे कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई यही भाई आगे बढ़ सकें। भाई जो लाइफ मिला है करते जाओ। आपके अंदर जो चीज़ है वो पनपते जाओ। भगवान ने जो कुछ दिया है उसका फ़ायदा उठाओ। भाई चलती का नाम गाड़ी, ये जो है आप चलते जाओ। बहुत पीछे नहीं देखना है, बहुत आगे नहीं देखना है। पीछे देख के कोई दुख वगैरह कोई सोचना नहीं। बहुत हम ये करेंगे वो कर, ये भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी जो कर रहे हैं वो करते रहो बस। अब यहाँ से तो आवाज़ सही आएगी ना? हमारी नज़र दुनिया बेखबर। हमें जो चीज़ दिखाई देती है बहुत कुछ बढ़िया दे। हमें कोई भी चीज़ दिखे उसमें बहुत बढ़िया मतलब आकार लाता हूँ। बहुत मेरे पास पत्थर है, नदी से निकाले किनारे में कितनी चीज़ें बनाई। जहाँ हमारी नज़र वहाँ दुनिया बेखबर। आपको सर जब पद्मश्री पुरस्कार मिला तो कैसा लगा आपको? मुझे उसके बारे में क्या, जो कुछ हम काम किया है उनको जो अच्छा लगा कि जो कर वही है। हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करते मुझे ये चाहे वो है ना। ठीक है, जो कुछ मुझे अच्छा कहे, अच्छा बुरा वो दे दो सर्टिफिकेट। तो आपको उस सर्टिफिकेट की कितनी खुशी हुई? वो जो सर्टिफिकेट मिला आपको पद्मश्री का, हाँ पुरस्कार मिला, आप उससे खुश थे? हाँ, खुश है। उसके बहुत बाद खुश- एक और पुरस्कार मिला बहुत उससे खुश बड़ा? है, दुख ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, उन्होंने हमारा काम देख के जो कह दिया ठीक है। कुछ लोग कहते हमने जो काम किया है तुमको भारत रत्न मिलना चाहिए, ये चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमने जो कुछ काम किया है लोग फील करते हैं। उसके बाद पद्मश्री के बाद पद्म भूषण मिला हाँ, आपको? पद्म भूषण सर तो और टैगोर अवार्ड मिला। टैगोर अवार्ड मिला। टैगोर अवार्ड बड़ा बड़ा तो ये है। तो आपका आजकल भी लोग बहुत कहते हैं कि अपना काम ऐसा है तुम्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं सुनता मैं अभी मैं थोड़ा करूँ, जो मिलेगा ठीक है। नहीं सर, मिलना तो चाहिए। ये तो हम सब भी प्रार्थना करते हैं कि आपको भारत रत्न मिले। ये सब मेरे ख्याल से ये हमारा ये जो शो है जी, आज तक जो कुछ काम किया, जो कुछ किया है, इसके वजह से किसी के दिमाग में आ सकता है तो दे सकते। हमारे पास जो कुछ है बता दिया, कर दिया, बस होती है। हमारा काम तो हो गया। काम करते रहो। मुझे जो कुछ पीछे आना है आ जाओ। जो कुछ ये पीछे आया है हमने कुछ उसके लिए नहीं कुछ किया। आपने सर सुतार शब्द का मतलब बताया था। सुतार शब्द का क्या मतलब होता है? क्या सुतार जो है, सुतार? हाँ, उसका क्या अर्थ क्या है? एक बार आप दोबारा से बताइए मुझको। हाँ, सुतार है। सुतार का मतलब सूत्रधार, जिनके हाथ में सूत्र है। सूत्र मतलब मोजमाप करने का, या चावल जो होता है स्ट्रेट लाइन मोजमाप करने का, जिनके हाथ में ये वही इंजीनियर आर्किटेक्ट बन सकता है। और वे आर्किटेक्ट में सुतार में उसमें इंजीनियर आर्किटेक्ट सब कुछ है। सब कुछ आते हैं उसमें लेबर भी है। और इससे बड़ी और क्या बात होगी कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है। परिवार में आपके जो बच्चे हैं, अनिल जी हैं, उनका क्या कहना है आपके लिए कि आप 100 साल पूरे करने वाले हैं? उनको कैसा महसूस होता है? नहीं, अनिल को क्या, लाइफ में जो चीज़ है वही होगा। ऐसा नहीं कि वो उनको दुख हो रहा है या बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो लाइफ में जैसे चलता है वैसे कर। अभी एग्जीबिशन होने वाली है 100 साल पर, ये अगले हफ्ते, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं आज 11 तारीख है,
करीब एक हफ्ते बाद है रिकॉर्डिंग वो एग्जीबिशन, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? उसमें आपका नहीं पूरा ठीक काम है कि भाई दुनिया को 100 साल हो गए, उसने उसने आज तक क्या काम किया लोगों को पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। एक तरह का शो है कि भाई क्या क्या किया इन्होंने लाइफ में। तो जो एग्जीबिशन आने वाली है उसके लिए आप बहुत उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं? जी, कि जो कुछ चीज़ें इतनी चीज़ें बनाए हैं तो शो करना बहुत बहुत बड़ा काम है। आपका डेली डेली रूटीन क्या होता है? पूरे दिन दिनचर्या क्या होती है आपकी? आपकी दिनचर्या क्या होती है? हम यहाँ समझो 7 बजे समझो रहते हैं, 7 बजे, कभी कभी 6 बजे निकलता हूँ, तो बस घर जाते हैं, फिर अपना थोड़ा आराम किया और थोड़ी आधा पौना घंटा हम ये सिंपल आसन वगैरह होता है वो कर लेता हूँ। कौन कौन से आसन आपको अच्छे लगते हैं? योगा कौन कौन ऐसा से है अच्छे लगते हैं? जो खड़े हो गए, फिर ये नीचे पैर तक हो जाए, जैसे से फिर नीचे होके ऊपर पैर करके अब शीर्षासन करना, पर ये सारी चीज़ें पैर पैर आगे लगाना, ऐसा पी ऐसा होना, इधर का ऐसा होना, ऐसा होना, ये काम करते थे। जो मगर हमारा मेरा शरीर आज तक ऐसा रहा, वो कारण है योगासन वगैरह, और कुछ नहीं। आपको सर क्या लगता है जो मूर्ति कला होती है वो समाज में अपना कितना प्रभाव छोड़ती है? जो मूर्तियाँ होती हैं, मूर्ति कला, वो समाज में अपना कितना कितना प्रभाव आता है, उसका कितना प्रभाव छोड़ती हैं वो? उसका क्या इम्प्रेशन होता है मूर्ति कला का हमारी सोसाइटी पर? अभी समझो काम आप भी देख रहे हैं कि कितना प्रभाव पड़ता है, कि क्या मूर्ति है, क्या मतलब एक्सप्रेशन है, क्या मेहनत है इसकी। आप ये जो है इसी के ऊपर देख सकते हैं आप खुश हो जाएंगे एक देख के, क्या एक्सप्रेशन है, कितनी साइज है, क्या स्टाइल है काम करने की। बहुत लोग खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा दुनिया में कई काम किया है, तुम्हें तो ये भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसे लोग कह जाते। आप दुनिया भर में घूमे हैं, आप पूरे विश्व में घूमे हैं, आप घूमने के लिए गए हैं, आपको किस मूर्तिकार का काम अच्छा लगा? मूर्तिकार का नाम कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो? वो तो एक जो जिन्होंने 12 मूर्ति कहते ना, 12 लोग खड़े गांधी के साथ चल रहे, अच्छा, डीपी राव चौधरी, हाँ हाँ हाँ, उनका वो काम देख गया। अच्छा अच्छा, उनका काम देख के अच्छा लगा। बाकी पेंटर कौन सा अच्छा लगता है आपको? पेंटर आर्टिस्ट? ऐसे कोई पेंटर। आपका कोई मित्र है, अच्छा मित्र आपका, कोई बेस्ट फ्रेंड? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपका प्रिय मित्र कौन है? ऐसा कुछ मित्र आपका? ऐसा कभी नहीं कि वो मित्र के बगैर कोई मिला नहीं थे। काम यही मित्र है। काम में करता हूँ, मुझे कोई मित्र का याद नहीं आता। काम यही मित्र है। हाँ, काम ही मित्र है। वाह, तरफ से मैं ये देखूं तो बचपन से मैं जो पिताजी को देखते आया हूँ बचपन से, तो हम लोग पहले तो एक बहुत छोटे गांव में रहते थे, फिर हम लोग चंबल चले गए। चंबल नदी पे जो एक मूर्ति बनी थी, उस समय के मेरे को याद है जब बचपन में देखता था। तो हमारे पिताजी बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और बचपन से देखते आ रहा हूँ कि उनका स्वभाव भी बड़ा नेचुरल और शांत स्वभाव का है। वो इतना मेहनत करते हैं पर भी कभी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि भाई वो थक गए हैं या बहुत काम करना पड़ रहा है
या किसी चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं कि अरे मैं ये क्यों काम कर रहा हूँ। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली बचपन से। एक तो शांत स्वभाव रखना, दूसरा कोई भी काम हो उसे कैसे किया जाए, कैसे सुलझाया जाए, और किसी भी क्षण में यदि कोई तकलीफ़ हो तो उसका एक सॉल्यूशन निकाल के उसे मेहनत करके सुलझाया जाए और किया जाए काम। तो चंबल नदी के टाइम में मेरे को याद है, हमारे फादर कहते थे कि मैं शायद 1-1.5 साल का ही होऊंगा तब हम लोग गए थे वहाँ पर। तो पिताजी मेरे को लेके जाया करते थे साइड पे कभी, तो मेरे को दूर से दिखाते थे कि देखो वो मूर्ति बन रही है, कैसी लग रही है। तो मैंने कहा बहुत छोटी लग रही है। तो पिताजी ने उस समय कहा, जो बताते हैं कि चलो आगे चल के हो सकता है कि इससे ही बड़ी मूर्ति बनाएंगे, मेरे को बताते हैं। और दूसरा, जब हम वहाँ रहते थे तो वहाँ पर उन्होंने पेंट का एक ऐसे रखा हुआ था, तो मैं वहाँ पर पेंट में जाके, क्योंकि छोटा ही था, सब गिरा दिया पेंट और हाथ से सब दीवारों पे और फर्श पे सब मैंने ऐसे पेंट फैला दिया। पर उन्होंने मुझको डांटा नहीं, उन्होंने वो सोचा कि अरे ये तो पेंट से खेल रहा है, तो एक आर्टिस्ट की लक्षण दिख रहे हैं इसमें। तो उस हिसाब से उन्होंने सोचा उस चीज़ को। तो इसी हिसाब से मेरे ख्याल से आज तक जो मैं उनको देखते आया हूँ दिल्ली में आने के बाद में, और जो भी काम किए, जब मैं बड़ा हुआ, स्कूल में था, तो मेरे को हर समय वो प्रोत्साहन देते थे। कोई मैं स्कल्पचर टाइप कोई बनाता था मिट्टी में तब भी, या कागज़ का क्राफ्ट पेपर, कार्टरीज पेपर से मैं कोई चीज़ बनाता था, कभी रॉकेट बनाया, कभी रावण जैसा बनाया, तो मैं दिखाता था। उन्होंने फ़ोटो भी ले के रखे हैं जहाँ तक मेरे को याद है। और मैं स्केच भी करता था, तो वो देखते थे, और आज तक उन्होंने संभाल के रखे हैं वो स्केचेस। तो उनको एक ये था कि जो भी आर्ट वर्क मैं कर रहा हूँ तो ये क्रिएटिव है उस एज के लिए। और जो भी स्कल्पचर करता था, उन्होंने उसको टेराकोटा के फॉर्म में, उन्होंने अभी उस समय एक कुम्हार को देख के उसको फायर भी करवा लिया था। वो भी स्कल्पचर्स कुछ रखे हुए हैं अभी तक क्ले के अंदर जो बनाए थे मैंने। तो एक तो उनका एप्रिसिएशन करना, और मेरे ख्याल से मेरे में भी वो गुण है कि हम लोगों का जो नेचर है ना, एक जैसा ही है। तो कभी हम लोग जैसे म्यूज़ियम जाते थे या किसी बात में कोई अप्रिशिएट करना होता था, फूल हो या स्काई हो या कोई स्कल्पचर हो या पेंटिंग हो, तो हम लोगों ने देखा है कि हमारे मुंह से वही उद्गार निकलते थे जो हम एक्सप्रेस करना चाहते थे, और वो इतने सिमिलर होते थे तो लगता था कि हम लोग एक जैसी सोच रहे हैं। तो जब भी हम म्यूज़ियम जाते हैं और हमें जो अच्छा लगता है, वो जिस काम में मेहनत होती है वो हम लोग हर समय अप्रिशिएट करते हैं। स्कल्पचर है, भाई आर्टिस्ट ने कितनी मेहनत की है। अब माइकलैंजेलो के स्कल्पचर्स हैं, या जैसे हम लोग यूरोप में और स्कल्पचर्स देखते हैं तो कितना बारीकी से काम किया, तो हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। और उसी जगह पे जब हम लोग कोई मॉडर्न पेंटिंग या वो देखते थे, हमें लगता था कि इसमें कोई मीनिंग नहीं है, इसमें और अर्थ होना चाहिए था, या मेहनत नहीं दिख रही, कोई कूड़ा कचरा लाकर भी रख दिया तो उसको भी आर्ट फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो उसको हम लोग इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं जितना हम लोग मेहनत से काम किए हुए माइकलैंजेलो के पे स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, रेम्ब्रांड के हैं, वो हम लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने जो सीखा है ज़िंदगी में कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पिताजी हर समय सिखाते हैं कि यदि आपकी चाह ज़्यादा अच्छी हो, आपका गोल हाई हो, तो आपको उसी तरह से आपको काम मिलते रहेंगे। यदि आप सोचेंगे कि नहीं, मेरे को छोटी सी चीज़ में मेहनत नहीं करनी, उससे में काम हो जाएगा, तो आपको उसी दायरे में रह जाओगे। और पिताजी ने जहाँ तक मेरे को बताया था, जब वो 10वीं कक्षा में थे तो उनके जो गुरुजी थे, उनके पास एक किताब थी जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे। तो उनके गुरुजी ने बताया, देखो 115 फुट ऐसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है, सबसे वर्ल्ड की बड़ी सबसे मूर्ति है। तब पिताजी ने कहा था, मेरे को उस समय मैंने कहा था कि एक दिन मैं भी बहुत बड़ी मूर्ति मेरे हाथ से बनाना चाहूँगा। तो वही हर समय बताते हैं कि जो मेरी चाह थी, तो मेरे को आज वो एक मौका मिला जिसके अंदर मैं दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बना पाया हूँ। उस समय उनको मन में था कि मैं इतनी बड़ी हनुमान की मूर्ति बनाऊंगा जिसके अंदर छाती में ऐसा, जब छाती फाड़ के दिखाते हैं तो उसमें लाइफ साइज़ के राम होंगे। उसने कम से कम 100 फुट की मूर्ति होगी तब ऐसा दिखाई देगा। तो तब की उनकी ये एंग्शियसनेस थी, या एक गोल था कि
मेरे हाथ से ऐसा कुछ बने। और ज़िंदगी में जो उनके उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने देखा है कि एक टाइम ऐसा था जब पैसे कम पड़ जाते थे। कभी एक रणजीत सिंह की मूर्ति बनाई थी, उसके अंदर करीब वो घोड़े पे 18 फुट की मूर्ति थी अमृतसर के लिए। तो जब बना रहे थे उसके अंदर पैसे कम पड़ गए, तो उसके अंदर करीब 1-1.5 लाख रुपए कम पड़ गए। तो लोगों से मांग करके, बैंक से लोन लेके वो कंप्लीट किया। फिर वहाँ उस समय एम एस रंधावा हुआ करते थे जिन्होंने मूर्ति बनवाई थी, तो उनसे फिर बाद में बताया, तो फॉर्चुनेटली वो उन्होंने बढ़ा के पैसे दे दिए उसके अंदर। तो उसके अंदर भी कैसे छोटे से घर में रहना, छोटे से लाइफस्टाइल, 2 कमरे का घर था, उसमें हम लोग 3 लोग रहते थे, मेरी मदर, मैं और मेरे फादर। तो छोटे घर में रह के सिंपल जीवन करके कैसे रह सकते हैं वो भी मैंने सीखा है। बाद में जब काम बढ़े, जब मैंने फादर को ज्वाइन किया, जैसे कॉलेज में भी मैं था, तो मैं इस कॉलेज के बाद में, क्योंकि स्टूडियो पास में था, मैं रोज़ चले जाया करता था बस से वहाँ पर, और उनके साथ फिर पूरा दिन, और शाम को फिर साथ में घर जाते थे, और सैटरडे संडे उनके साथ बिताता था। तो उनके साथ रह के एक तो टेक्निक सीखने को मिली, और जिस तरह से वो काम करते हैं, प्रोपोर्शंस देखते हैं, फोटोग्राफ स्टडी करते हैं, उनके साथ रहने को मिला। जब कोई क्लाइंट आते थे तो मेरे को भी साथ में रखते थे, तो कैसे क्लाइंट से बात करनी है, क्या करना है, वो भी देखने को मिलता था। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। सुतार साहब के 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जिनके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहें। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो तो था गांधी जी, महात्मा गांधी जी का जो 16 फुट का मूर्ति बनाई हमने पार्लियामेंट के लिए। तो एक वो ऐसा दौर था जहाँ पर पिताजी ने इतने स्टैचूज़ या स्टैचूज़ के लिए फ़ोटोग्राफ स्टडी किए। तो मैं भी उस समय होता था, तो उन्होंने पहले कैसे आर्मेचर बनाया लकड़ी का, और करीब 2.5 साल लगे उस मूर्ति को बनाने के लिए। और लकड़ी का आर्मेचर इतना स्ट्रॉन्ग था कि 2.5 साल तक वो ख़राब भी नहीं हुआ आर्मेचर, और उसके अंदर मूर्ति पे काम करना, और फिर दूर जाके देखना ठीक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मचान पे चढ़ के काम करना। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट है, और उनको लोगों ने बहुत तारीफ़ की जब वो मूर्ति बनी। और जब मूर्ति लगने वाली थी तब भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया पार्लियामेंट में लगने के बाद में। तो उस बड़ा जो प्रोजेक्ट था गांधी जी का, उससे सबसे ज़्यादा ख्याति फादर को मिली, क्योंकि पार्लियामेंट में जितने भी पॉलिटिशियन जाते थे और सब उसको अप्रिशिएट करते थे, और उस स्टैचू से फादर का नाम हुआ। दूसरा स्टैचू सबसे इम्पोर्टेंट जो फादर के लाइफ में, वो है चंबल देवी की मूर्ति, जो कि गांधी सागर डैम पे लगी है। जो कि एक स्टोरी मैं बताऊं तो भोपाल में जब फादर गए और उनको किसी ने कहा था कि वहाँ जाके आप, वहाँ एक म्यूज़ियम है, उनसे आप बात कीजिए कि कुछ काम मिल सकता है। तो जब वहाँ फादर पहुँचे तो उन्होंने एल्बम दिखाया अपना कि मैंने इस कॉलेज में क्या क्या काम किया हुआ है, और दिल्ली में कुछ काम किया था, वो दिखाए। तो उस दौरान वहाँ पर एक मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे, उनका फ़ोन आया म्यूज़ियम के अंदर और कहा भी हम एक मूर्ति बनाना चाहते हैं चंबल डैम पे, तो उसके लिए कोई आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं। तो वो जो म्यूज़ियम के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि आप बहुत लकी हैं कि भी हमारे यहाँ एक आर्टिस्ट आए हुए हैं बॉम्बे से, तो वो अच्छे कलाकार हैं, मैं उनको भेजता हूँ आपके पास। तो पिताजी गए वहाँ पर, दिखाया एल्बम वगैरह, खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक डैम है, उस पर मूर्ति बनाना चाहते हैं। लोगों की मान्यता है कि चंबल नदी एक देवी के समान है, और लोग जो मान्यता मांगते हैं उनसे, तो जो भी मांगते हैं तो वो उनको मिल जाता है। तो लोगों का कहना है कि एक मूर्ति होनी चाहिए। तो 8-10 फुट की मूर्ति यदि आप बना दें तो हमारे पास 10,000 का बजट है। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है। तो फिर वो जो मिनिस्टर थे उन्होंने बताया कि ये जो चंबल डैम जो बना है, पहले वो राजस्थान में बनना था, पर वहाँ जगह नहीं मिली, तो फाइनली लोकेशन मध्य प्रदेश में निकली। ऐसे फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग नहीं बनाने देंगे। तो फाइनली आमने सामने बैठ के दोनों प्रांतों ने डिसाइड किया कि जॉइंट वेंचर का प्रोजेक्ट बनाते हैं, और दोनों लोग पैसे लगाएंगे और दोनों ही इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इस तरह से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो इसे देख के, सुन के पिताजी को लगा कि चंबल नदी जो है माँ के स्वरूप में दिखाई जाए,
और दोनों तो 2 बच्चे दिखाए जाएं लड़के, जिसके अंदर एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश के 2 बच्चे दिखाए जाएं कि एक बंधुत्व भावना के तरह से, और एक माँ अपने दोनों बच्चों को पानी दे रही है। तो वो उन्होंने आइडिया बताया, तो उन्होंने वहाँ पर 4 फुट का एक मॉडल भी बनाया मिनिस्टर साहब के यहाँ रह के, और उन्होंने कहा कि मैं डैम देख के आया हूँ, तो कम से कम 40 फुट ऊंची मूर्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास 10,000 रुपये हैं, तो इसमें आप क्या बना सकते हो उतना बनाइए, वरना फ़ायदा नहीं है, हम पैसे ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है कोई नहीं, मैं 10,000 ले लूँगा, पर मैं 40 फुट की मूर्ति बनाऊँगा, उसमें आप मेरे को सीमेंट और जो भी सरिया चाहिए वो मेरे को दे दीजिए। तो उसके मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, आप फ्री में दे दीजिए क्योंकि डैम बन रहा है। तो वो मान गए और उन्होंने कंक्रीट और दिया, कोई लेबर दी, और फादर ने वो 4 फुट के मॉडल के हिसाब से पूरा एक 45 फीट हाई ऐसा कंक्रीट का पत्थर नुमा पूरा बनाया, और उसको 1 साल में हथौड़े और चिज़ल से लेके अकेले ही उसको पूरा चिज़ल करके मूर्ति बनाई। और लोग तो वो 12-12 घंटे वहाँ रह के, और नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था, बोट के अंदर ट्रॉली थी जो केबल से जाती थी, उससे जाते थे, और वो 1 साल में पूरी बनाई। उनके साथ एक आदमी रहता था जो कि हमारे समाज से था, जो छेनी हथौड़ी तैयार करता था। छेनी टूट गई, ख़राब हो गई तो उसको फिर से तेज़ करना, हथौड़ा का हैंडल निकल गया उसको ठीक करना। 1 साल वो फादर के साथ रहा आदमी, और बाकी जो लेबर जो चाहिए थी कंक्रीट लगाने के लिए वो थी। तो ऐसी वो मूर्ति बनाई जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया, और उनको वो बहुत पसंद आया आइडिया कि किस तरह से ये सोच है, कॉन्सेप्ट है, और उन्होंने व्यक्त किया कि भाई भाखड़ा डैम पे भी एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बनाया जाए इसी तरह से। तो उन्होंने कहा फादर से कि आप दिल्ली आओगे तो मेरे से मिलना। तो जब वो उसका उद्घाटन हो गया, फिर फादर वापस दिल्ली आए, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर से मिलना बहुत आसान हुआ करता था। तो एक जर्नलिस्ट थे, उनसे कहा इनसे मेरे को मिलना है, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट दिला दिया, फादर चले गए। उनको एक एल्बम भी दी उनको कि मैंने कैसे मूर्ति बनाई है चंबल की। तो उन्होंने कहा कि आप ये मॉडल बनाइए इसके लिए। तो एक ऑफिस में भेज दिया उनको कि भाई वहाँ से आप बात करके उनसे समझ लीजिए क्या चीज़ कैसे बनानी है। तो वहाँ से गए, एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया उन्होंने, और तो वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि और जो दूसरे आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा हम इतने तजुर्बा है हमें, और ये छोटा सा लड़का नया आया है इसके अंदर, तो इसको कैसे हम आने दें इसके अंदर। तो फिर गए नेहरू जी के पास कि भाई मुझे अलाउ नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं मैं फ़ोन करता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया, नहीं इनको चांस दीजिए आप करने के लिए, और फिर फादर को चांस मिला, उन्हें मॉडल बनाया, और उनका फादर का मॉडल सिलेक्ट हो गया, जो कि 50 फुट ऊंची मूर्ति भाखड़ा डैम पे बनी थी, ब्रॉन्ज़ की बनी थी, 3 फिगर्स थे उसके अंदर। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो आर्टिस्ट थे जिनका काम सिलेक्ट नहीं हुआ, वो कर्बूजियर के पास गए और उन्होंने कहा कि ये आप मॉडर्न आर्किटेक्चर करते हैं और आपके टाइम में रियलिस्टिक स्कल्पचर लगाना इतना योग्य नहीं है, कोई मॉडर्न स्कल्पचर लगाएं। तो वो देखते हुए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने या जो वर्कर्स थे वहाँ पर या जो भी हुआ होगा, उन्होंने कहा कि नहीं अभी पैसे नहीं है तो हम ये स्टैचू नहीं बनाएंगे। तो वो प्रोजेक्ट रह गया। तो इस हिसाब से एक वो ये दो प्रोजेक्ट के बाद तीसरा मिलने वाला था, पर वो नहीं मिला। इसके बाद ऑफ कोर्स रंजीत सिंह का स्टैचू बना और गोविंद वल्लभ पंत का स्टैचू बना दिल्ली में, तो वो फादर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। इसके बाद सबसे बड़ा जो स्टैचू जो सरदार पटेल का है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो बना। तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू बनाने का मौका मिला। और उसके लिए भी फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमें किसी से काम मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली लोगों ने डिसाइड किया, प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया, उस समय सीएम थे मोदी साहब, तो और एक कोई हिस्टोरियन थे अमेरिका से आए थे, उन्होंने सेलेक्ट किया कि राम सुतार जी की बनाई हुई सरदार पटेल की मूर्ति जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे है वो सबसे बढ़िया है, तो उसी के हिसाब से बननी चाहिए। तो वो एक अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी रही और हम लोगों ने वो करीब 3.5-4 साल के अंदर वो मूर्ति बनाई और आज सब अप्रिशिएट करते हैं। वो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी माना जा रहा है। तो एक ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ में 2018 में जो ये मूर्ति बन गई, और उसके बाद में अब और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बन रही हैं जो कि हम लोग बना रहे हैं। तो फादर बहुत खुश हैं अपनी लाइफ से, जो भी उन्होंने आज तक ज़िंदगी जी है बहुत खुश हैं उससे,
और मेरे ख्याल से उनसे भी आप पूछेंगे तो वो बहुत खुश हैं कि जो जो काम किए उन्होंने, और लाइफ में जो उनको अचीव करना था वो सब पूरा उनको मिल गया है। सरदार पटेल से बड़ी मूर्ति बनाने का क्या आपका कोई प्लान है? हाँ, प्रपोजल्स तो हैं। जैसे एक सरदार पटेल की मूर्ति जब बन गई उसके बाद में प्रपोजल था अरेबियन सी के अंदर शिवाजी महाराज की एक मूर्ति बनाने के लिए। तो हमने उसके अंदर घोड़े पे सवार ऐसे बहुत बड़ी मूर्ति का एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, और वो बिल्डिंग के समेत जैसे सरदार पटेल की मूर्ति 182 मीटर्स की है, तो ये अराउंड 200 मीटर्स की बनने वाली है, जो कि अरेबियन सी में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर एक टापू पे बना के उस पे 400 फुट की मूर्ति लगने वाली है, और 200 फुट की बिल्डिंग होगी 20 मंजिली, तो वो उससे भी ऊँची बनने वाली है। पर वो अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आने के कारण वो अभी रुक गया है काम। पर इसके बाद यूपी के ऑनरेबल सीएम योगी जी सरदार पटेल की मूर्ति देखने गए थे 2018 में या 19 में गए थे, तो उन्होंने 18 में गए थे, तो उन्होंने कंपटीशन रखा कि भाई हम लोग राम की मूर्ति बनाएंगे, प्रभु राम की मूर्ति बनाएंगे अयोध्या में, और उसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी, जो कि सरदार पटेल की मूर्ति से ही बड़ी होगी, जिसमें 51 मीटर की तो बिल्डिंग रहेगी नीचे मंदिर नुमा, और उस पर 200 मीटर की मूर्ति रहेगी। तो जब वो कंपटीशन हुआ तो कंपटीशन में भी हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ। तो अभी पता नहीं कब बनेगी, पर क्योंकि अब मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने के बाद यदि वो प्रोजेक्ट होता है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनेगी। सुतार सर का 100वें वर्ष का बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो इसके लिए आपने क्या सोचा है और किस तरीके का आपने प्रोग्राम बनाया है? गिफ्ट तो हम क्या दे पाएंगे, मेरे ख्याल से उनका प्यार हमारे लिए बना रहे, वही एक हमारे लिए एक सबसे बड़ा उनका जो हमारे लिए क्या कहेंगे, वरदान कहेंगे या शुभकामनाएं हैं जो उनकी हैं। हम लोग तो उनकी आज तक देखभाल ही कर सकते हैं। उनका जो लाइफ में जो उनके काम किए हैं, उनके साथ रह के टाइम बिता के उनके साथ खुशी के पल बिताना हमारा जो कर्तव्य है, हम लोग वही करते आए हैं। और उनका जिससे कि वो खुश रहें, उनको ये महसूस ना हो कि भाई उम्र मेरी बढ़ रही है तो अब मेरा क्या होगा, या कोई देखभाल देख के लिए नहीं है। कई कई बार हो जाता है बुज़ुर्ग लोगों के साथ में। हमारी तो यही तमन्ना रहती है कि हम लोग उनके साथ रहें। मैं सुबह 10:30 या 9 साढ़े 9 से लेके रात को 10 बजे तक तो मैं उनके साथ ही रहता हूँ। स्टूडियो में हो, घर पे हो, फाउंड्री में हो, तो मैं उनके साथ ही रहता हूँ। तो उनको भी अच्छा लगता है, पूरे परिवार के साथ टाइम बिताते हैं, अकेला नहीं फील करते। और आज के टाइम में भी वो, क्योंकि हमारी वेवलेंथ एक ही है बात सोचने की, बड़े प्रोजेक्ट के बारे में हो या टेक्निक्स हो, क्या क्या करना चाहिए, हम लोग वो सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। या नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हम लोग सब डिस्कस करते हैं और बहुत आनंद से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 100वें वर्ष पर जो एग्जीबिशन है उसमें आपने क्या कंसेप्ट लिया है? अब ऐसा है ना कि आर्टिस्ट के लाइफ में क्या है कि हम लोग स्कल्प्टर्स होने का ना बहुत ज़्यादा एग्जीबिशन नहीं कर पाते हैं, पर हम मौका ढूंढते हैं। 85th बर्थडे हमने एक रेट्रोस्पेक्टिव रखा था, उसके बाद में बीच में और 7 साल के और एक रखा था हमने, और अब हम लोग फिर से 100th ईयर पे हम लोग एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं रविंद्र भवन में, जिसके अंदर पिछले 15 साल में जो और मूर्तियाँ बनाई हैं उसको भी शोकेस करेंगे। और बहुत बड़ा जो डिस्प्ले है उनके पेंटिंग्स का है, उनके स्केचेस का है, स्कल्पचर्स हैं, मॉडर्न स्कल्पचर्स हैं, रियलिस्टिक स्कल्पचर्स हैं, और जो जो मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं वो हम लोग सबको डिस्प्ले पे करेंगे। और वीडियोस और फिल्म्स उनके ऊपर जो बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, वो सब हम लोगों को दिखाएंगे वहाँ पर। नोएडा और लखनऊ के पार्क जो आपने बनाए हैं उनके बारे में ज़रूर कुछ हमें बताइए। 2008 और 2012 के बीच में बहुत काम हुए, और लखनऊ में स्पेशली ऑनरेबल सीएम बहन मायावती जी के टाइम में उनकी जो संकल्पना थी कि लखनऊ को पेरिस बनाने के लिए,
और उन्होंने देखा होगा कि पेरिस के अंदर जब जाते हैं तो हर चौराहे पे फव्वारे होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं। तो उनकी एक तमन्ना थी कि भाई हर चौराहे पे फाउंटेन हो, तो हमने उसके लिए ब्रॉन्ज़ के फाउंटेन्स बनाए और हर चौराहे पे कम से कम 32 फाउंटेन्स हैं जो हमने ब्रॉन्ज़ के बनाए हैं, जो लखनऊ में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो इतने म्यूज़ियम मॉन्यूमेंट्स बने हैं, अंबेडकर स्मारक है, काशीनाथ स्मारक है, इको पार्क है जो कि 125 एकड़ में शायद है, और जिसके अंदर पूरा गार्डन है। उसके अंदर बहुत सारे पशु पक्षी बनाए हमने, करीब 350 पशु पक्षी बनाए, 1.5 गुना लाइफ साइज़ के। उसके अंदर पेड़ भी ब्रॉन्ज़ के बनाए हमने। और आज के टाइम में आप देखेंगे वो बनने के बाद में एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। वो लखनऊ का एक हार्ट है जहाँ पर शाम को सब लोग घूमने जाते हैं। वो म्यूज़िकल फाउंटेन है वहाँ पर। और एक मॉन्यूमेंट तैयार करने के लिए जो जो आइटम्स होते हैं, जैसे अमेरिका या यूरोप में देखते हैं, पिलर्स होते हैं, उस पर कोई मोटिव्स लगे होते हैं, फाउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े स्कल्पचर्स होते हैं, थीम पार्क्स होते हैं। इस टाइप से बहुत जो बने हैं लखनऊ में और नोएडा में। तो हमें बहुत उस दौरान काम करने को मिला। और उसी धरती पे जितने भी पार्क्स डेवलप हुए हैं वो पब्लिक के लिए ओपन है और लोग जाते हैं, सैटरडे संडे जाते हैं, शाम को जाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे यूरोप में लाइफ में लोग फाउंटेन देखते हैं, स्कल्पचर्स देखते हैं, थीम पार्क्स देखते हैं, उसी हिसाब से जनरल पब्लिक जो है वो सब मूर्तियाँ, फाउंटेन देख पाती हैं। सबसे ज़्यादा काम तो हमने बहन मायावती जी के साथ ही किया, क्योंकि उनके जो ड्रीम थे, और हम क्योंकि आर्टिस्ट हैं तो हमारे साथ एक उनका एक ट्यूनिंग ऐसी बैठ गई कि जैसे उन्होंने कुछ कहा और मैंने कुछ स्केच बना दिया तो अप्रूव हो जाता था और कहते हैं हाँ इस पे काम करो। उसमें कोई लिमिट नहीं थी, उसमें जो क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत थी। और हमारा जो काम करने की शैली है उसे उन्होंने बहुत पसंद किया। जल्दी काम करने का जो हमारा में हौसला था, बड़े काम एक्सेप्ट करने का हौसला था, वो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और लोगों के सामने दर्शाया भी कि इन्होंने इतना काम किया है, जो कि कई और मुख्यमंत्री कभी स्टेज पे बुला के ऑनर करना ऐसा कभी होता नहीं था। पर मैंने एक चीज़ उनमें देखी कि स्टेज पे बाकायदा बुला के और सबके सामने इंट्रोड्यूस करते थे कि ये मूर्तिकार हैं राम सुतार जी, उनके बेटे अनिल सुतार जी, जिन्होंने ये सब मूर्तियाँ बनाई है। और हम इसके बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए इतना काम किया। आपके परिवार में आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, उनका सुतार साहब के साथ कैसा रिश्ता है? ऐसा ना, परिवार में जब सब लोग साथ में रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली की तरह से रहते हैं, तो उसमें एक दूसरे से सीखने को मिलता है। जैसे हमारे पिताजी बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, हमारी मदर के साथ भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, हमारे साथ भी सॉफ्ट स्पोकन थे, कभी उनको गुस्सा नहीं आया। तो मेरे पिताजी का और मेरी मदर का जो मेरे बच्चों के साथ में जो बर्ताव था वो भी बहुत सॉफ्ट और ऐसा था। तो हमारे घर में ना तो झगड़े होते थे, तो एक परिवार एक साथ रहते थे, खुशी से रहते हैं। तो उनका स्वभाव भी बच्चों का भी वैसे ही हो गया है और वो भी बड़ा सॉफ्ट नेचर के हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं फादर ने जो भी काम किए हुए हैं, और जो सीख वो देते हैं मेरे बच्चों को, वो समझते हैं, सीखते हैं। तो उनका नेचर भी लगभग एक जैसे ही है हम सब का। पिताजी को आप एक शब्द में या फिर एक वाक्य में कैसे परिभाषित करेंगे? बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है भी, और क्या है कि मैं अपना तो नहीं कहूँगा, पर जो लोग फादर के साथ रहे हैं, जो उन्होंने देखा है, और कई लोग हैं जो उन्होंने कहा कि ये साधारण इंसान नहीं, ये संत हैं, क्योंकि इतने शांत स्वभाव के, और भगवान जैसे इंसानों को बनाता है वैसे आर्टिस्ट होके ये मूर्तियाँ बनाते हैं। इतना ही फ़र्क है कि ये बोलती नहीं हैं, और इनका स्वभाव जो है एक संत जैसा है, शांत रह के मेडिटेशन करके ये जो मूर्तियाँ बनाते हैं, और जीवंत इनमें जो एक लुक होता है। और कई बार लोग सोचते हैं कि हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये बोल पड़ें,
तो इनका स्वभाव को देखते हुए जो मेरे को अच्छा लगा, एक डॉक्टर एस.एल. धवन थे जो डीपीएस के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा ये आम आदमी नहीं है, ये संत हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि कई कुछ हद तक या इनका स्वभाव देखते हुए मेरे ख्याल से एक वर्ड यदि कहना हो तो मेरे ख्याल से वो संत ही हैं।